हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। ज्योग्राफी सीरीज़ में अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। हालांकि ये टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा है कि एक ही वीडियो में से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे केवल आज हम रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो परचम ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है एसएससी का कोर्स, एसएससी जीए कोर्स, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके को कवर कराया गया है। आप इस वीडियो को पूरा का पूरा वहां पर देख पाएंगे। यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम का केवल एक ही पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस कोर्स को परचेज करना है तो परचम के एप्लीकेशन पे विजिट करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास का पीडीएफ आपको परचम की वेबसाइट पे और परचम के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे। पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। सो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के बारे में। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र करना। और हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिन सर्विसेज का यूज़ करते हैं उसको ही हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब भारत में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कई तरीके से होता है। एक होता है लैंड ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में हम रेलवे ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। इसके अलावा एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट भी होता है, जो कि कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो रोड ट्रांसपोर्ट भारत का जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो वर्ल्ड का सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा रोड ट्रांसपोर्ट है। मतलब अगर हम बात करें यूएसए के बाद भारत की रैंकिंग आती है रोड नेटवर्क में। लगभग 62 लाख जो किलोमीटर का एरिया है या फिर रोड्स है वो कवर की गई हैं भारत के अंदर। तो भारत का जो रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो रोड नेटवर्क जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है इन वर्ल्ड में। अब भारत में ट्रांसपोर्ट करने के कई सारे मीडियम है, लेकिन हम जानते हैं कि भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है वो विलेजेस में रहती है, गांव में रहती है। अब गांव में भी आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए, एक विलेज को दूसरे विलेज के साथ कनेक्ट करने के लिए, विलेज को सिटी से कनेक्ट करने के लिए हमें रोड की ज़रूरत होती है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क जो होगा वो रोड नेटवर्क होगा। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यहाँ पे अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन 83% है, जबकि रेलवे ट्रांसपोर्ट 9%, एयर ट्रांसपोर्ट 6% है और वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे कम है, विच इज़ 2%। ठीक है, इस तरीके से भारत में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा ये थोड़ा सा चीप भी होता है, सस्ता भी होता है। डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम या डोर टू डोर आपको कम्युनिकेशन सिस्टम भी प्रोवाइड करने का काम रोड ट्रांसपोर्ट करता है। अब जैसे स्विगी से कुछ आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो ऐसा तो है नहीं कि रेलवे के ज़रिए वो सामान आपके पास पहुँचेगा, रोड के ज़रिए पहुँचेगा। इनफैक्ट अदर जो ट्रांसपोर्ट है, अगर इनके साथ भी कनेक्टिविटी बनानी है आपको, तो आपको रोड ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लेना होगा। मतलब अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको रोड की ज़रूरत होगी। तो इसलिए सबसे जो बैकबोन कहलाती है भारत में वो रोड ट्रांसपोर्ट कहलाता है, क्योंकि यही तो सारी चीज़ों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। आइए अब हम बात करते हैं मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट होता है। लैंड ट्रांसपोर्ट में आज हम बात करने वाले हैं रोडवेज के बारे में। अगर हम बात करते 2019 का जो डेटा पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने, आप इनकी वेबसाइट पे डेटा को देख सकते हैं। वहीं से पूरा का पूरा डेटा मैंने लिया है, क्योंकि गूगल पे सर्च करोगे तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आपको ऑथेंटिक डेटा चाहिए है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की वेबसाइट पर विजिट करके ओरिजिनल डेटा को वहाँ से फॉलो करेंगे। और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे है वो नितिन गडकरी जी संभाल रहे हैं, और इस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में 599 नेशनल हाईवे एट प्रेजेंट हैं। अगर नेशनल हाईवे के बारे में बात करें तो टोटल रोड ट्रांसपोर्ट का केवल 2% हिस्सा जो है वो नेशनल हाईवे कैरी करते हैं, लेकिन 2% हिस्सा होने के बाद भी 40% ट्रांसपोर्टेशन इन नेशनल हाईवे पे डिपेंड करता है। मतलब इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ ट्रांसपोर्ट। जबकि अगर हम बात करें इनकी साइज के बारे में तो केवल 2% ही रोड ट्रांसपोर्ट का नेशनल हाईवे के पास है। तो नेशनल हाईवे कितने हमारे पास? 599 है। अगर टोटल लेंथ अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज के बारे में तो 1,32,500 किलोमीटर टोटल हमारे पास नेशनल हाईवेज प्रेजेंट है।
ठीक है। अगली बात करते हैं, अबाउट 85% ऑफ द पैसेंजर एंड 70% ऑफ द फ्रिस्ट ऑफ ट्रैफिक आर कैरिड बाय द रोड एवरी ईयर। और यहाँ पे जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट को ही प्रेफर किया जाता है। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है, यह कितने तरीके की रोड भारत में अवेलेबल है उस पर एक बार चर्चा करते हैं। तो हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफ़ी डिज़ास्टरस था, बहुत सारी कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर रही थी और उसके बाद काफ़ी कुछ डिस्ट्रक्शन हर एक कंट्री में, नेशन में हुआ। अब यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज़रूरत है कि लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करें, किस तरीके से हम अपने रैपिड ग्रोथ कर सकें, किस तरीके से लोगों का आना जाना हम कर सकें। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर रोड नेटवर्क की ज़रूरत थी। इसलिए 1943 में जितने भी चीफ इंजीनियर्स उस समय प्रेजेंट थे, जितने भी मिनिस्टर उस समय प्रेजेंट थे, उन सब की एक मीटिंग होती है नागपुर में 1943 में, जिसको हम नागपुर प्लान के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि नागपुर प्लान का रिलेशन किससे है, तो रोड नेटवर्क से उसका रिलेशन है। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि भारत में 4 प्रकार की रोड्स होनी चाहिए। हमने उनसे पूछा कौन कौन सी वो 4 प्रकार की रोड्स भारत में होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि पहले तो नेशनल हाईवे होने चाहिए जो अलग अलग स्टेट्स को आपस में कनेक्ट कर सके, ठीक है। दूसरे स्टेट हाईवे होने चाहिए। तीसरे डिस्ट्रिक्ट रोड्स होनी चाहिए, किसी भी स्टेट में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सके। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है विलेज रोड, और गांव को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए, विलेज रोड होनी चाहिए। तो इस तरीके से 4 प्रकार की रोड्स हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने का काम, उनको मेंटेन करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और एक अथॉरिटी बनाई गई है विच इज़ NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके कंट्रोल में नेशनल हाईवेज आपको देखने को मिलेंगे। अभी इस अथॉरिटी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। दीज ऑल्सो कनेक्ट द स्टेट कैपिटल, मेजर सिटीज, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड रेलवे जंक्शंस को कनेक्ट करने का काम नेशनल हाईवे करता है। 599 यहाँ पे नेशनल हाईवे है 2019 के डेटा के अकॉर्डिंगली, और 2% नेशनल हाईवे है टोटल इनकी लेंथ जो है, और 40% ट्रैफिक को ये हैंडल करता है। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में पास हुआ था, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नेशनल हाईवे को बिल्ड और मेंटेन किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। अगली बात होती है स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएंगी। जो PWD डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट, इनको मेंटेन करने का काम, इनको कंस्ट्रक्ट करने का काम करती हैं। तो हमारे स्टेट की कैपिटल जो है और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी हेडक्वार्टर्स हैं उनको आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने का काम स्टेट हाईवे करते हैं। और स्टेट हाईवे का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें टोटल रोड लेंथ में, तो वो 4% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या करेंगे, किसी भी स्टेट में अलग अलग जो जिले हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करेंगे, और कंट्रीब्यूशन इनका 14% आपको देखने को मिलेगा। अंत में आती है विलेज रोड। सबसे अधिक मात्रा में गांव है और सबसे अधिक पॉपुलेशन भी गांव में रहती है, ठीक है। तो विलेज रोड का कंट्रीब्यूशन भी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा विच इज़ 80%। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। स्टेट हाईवे को मेंटेन करने का काम PWD डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करती है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स को जिला परिषद देखते हैं, और विलेज रोड को ग्राम पंचायत मेंटेन रख रखाव करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कहा नागपुर प्लान में 4 प्रकार की रोड्स बताई गई। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास रोड्स होती है, जैसे कि हिमालय रीजन है या बॉर्डर एरिया है ना, हाई एल्टीट्यूड में रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था BRO। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब BRO बनवाया था, और इनका एक ही काम था, जो हाई एल्टीट्यूड्स में सड़कें होती हैं माउंटेन एरियाज़ में, इसके अलावा हमारी जो बॉर्डर है, चाहे वो पाकिस्तान की हो, नेपाल की हो, या फिर आपकी चाइना के साथ बॉर्डर हो, तो वहाँ पे बॉर्डर रोड में कंस्ट्रक्शन करने का काम BRO करता है। इसके बाद बनाएगा इंटरनेशनल हाईवे। अब आपके साथ कई सारे पड़ोसी देश भी है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब के साथ हमारी लैंड बाउंड्री भी तो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो इनके साथ अगर कम्युनिकेट करना है, ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो हमें यहाँ पे इंटरनेशनल हाईवे की ज़रूरत भी होगी। जैसे कि अगर आप लोगों ने ऑपरेशन दंतक के नाम बारे में सुना होगा, तो ऑपरेशन दंतक या प्रोजेक्ट दंतक जो है ना, वो चलाया गया जिसके ज़रिए भूटान और भारत के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इस तरीके के कई सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं।
ठीक है। अगले होते हैं एक्सप्रेसवे। अब देखिएगा एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवेज में थोड़ा सा अंतर होता है। नेशनल हाईवे में आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक भी जा रहे हैं, टू व्हीलर्स भी जा रही हैं, फिर बीच में अचानक से गाय भी आ जा रही है। नेशनल हाईवे में सबको सारा कार्यक्रम चलता है, लेकिन एक्सप्रेसवे ऐसे नहीं होते। ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होते हैं, इनकी स्पीड फिक्स होती है, इनका एग्जिट और जो एंट्री पॉइंट है वो फिक्स होता है। इनमें प्रॉपर 4 to 6 लेन, इनफैक्ट 14 लेन तक के एक्सप्रेसवे होते हैं जिन पे स्पीड डिसाइडेड होती है कि इतनी स्पीड के नीचे आप गाड़ियां नहीं चला सकते। तो हमारे पास अगली एक कैटेगरी होती है वो एक्सप्रेसवे होते हैं। ठीक है। नेशनल एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज चार्ज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एक्सप्रेसवे इन इंडिया। तो ये कुछ और भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रोड कंस्ट्रक्ट करने का काम कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने साफ साफ मेंशन किया है कि 31 मार्च 2019 को जो डेटा पब्लिश किया गया था रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, वही डेटा मैंने लिया है। यहाँ पे आपको वेबसाइट भी अवेलेबल है, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट से। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवे 599 है। टोटल लेंथ इनकी 1,32,500 किलोमीटर है। और मैक्सिमम अगर लेंथ की बात करते हैं, हाईवे लेंथ के बारे में बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर यूपी में है और फिर राजस्थान में है। जैसे आप गूगल पे टाइप करोगे मैक्सिमम हाईवे लेंथ, आंसर आएगा यूपी। ठीक है, आंसर आ जाएगा यूपी। और फिर आप लोग कमेंट करना शुरू करोगे तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ये डेटा इस वेबसाइट से है। इस वेबसाइट से जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, और उनके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र, फिर यूपी और फिर राजस्थान है। तो मेरे हिसाब से यही सबसे ऑथेंटिक डेटा है, क्योंकि ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बहुत सारे हाईवे है, 599 है। सबको तो याद रखोगे नहीं, आपकी कौन सा हाईवे कहाँ से गुजर रहा है, कौन सा शहर किस हाईवे के किनारे, इतना याद आप नहीं रख सकते। लेकिन जो चीज़ें करेंट अफेयर्स में हुई होती हैं और जो मेजर चेंजेस हुए होते हैं वो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के बारे में। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे का नाम है NH44, जो कि नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता है, इसलिए इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इसकी टोटल लेंथ 4112 किलोमीटर है, नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करता है, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। कहाँ से कहाँ तक? जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। ये हमारा सबसे बड़ा या लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। अगर शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट है NH766EE। ठीक है ना, जो लगभग 4.27 किलोमीटर का है। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में है। हेतिकारी टू बेलकारी पोर्ट को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। चलो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे पहले नेशनल हाईवे के बारे में, जिसका नाम है नेशनल हाईवे 1। पहले जो नेशनल हाईवे 1 हुआ करता था, है ना, वो क्या करता था, वो दिल्ली से जो अटारी हमारी बॉर्डर है ना, मतलब इंडो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, उनके बीच में हाईवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था, जो ओल्ड NH1 था। अभी ओल्ड NH1 को रिन्यू कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और अब प्रेजेंट टाइम पे जो NH1 है, मतलब न्यू नंबरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी जो दो नई नई यूनिटरी, एकदम नई नवेली यूनियन टेरिटरी बनी है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम आज की डेट में NH1 करता है। तो पुराना NH1 क्या करता था, दिल्ली से अटारी को कनेक्ट करता था, लेकिन नई नंबरिंग होने के बाद प्रेजेंट टाइम पे जो NH1 है वो क्या करता है, वो हमारी दोनों यूनियन टेरिटरी मतलब जम्मू एंड लद्दाख को कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए ये आपका NH4 है, आप देख सकते हैं श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है। ये कौन कौन से स्टेट से, यूनियन टेरिटरी और स्टेट से पास होता है? जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से पास होता है। 4112 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। क्लियर? ये तो हो गया हमारा नॉर्थ से साउथ लेके कॉरिडोर। अब ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट को भी तो कोई ना कोई कनेक्ट करता होगा, बिल्कुल, जिसे हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। और वो कौन है? हमारा NH27 है। NH27 जो है वो सेकेंड सबसे बड़ा हमारा नेशनल हाईवे है। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हो गया NH44 और सेकेंड नंबर पे कौन हो गया? NH27, जिसको हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जान रहे हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देखिए कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे, और ये जगह कौन सी है? झांसी। ये दोनों कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं? तो वो आंसर हो जाएगा आपके पास झांसी। जैसे कि मैंने NH1 के बारे में बात की, पहला जो NH1 था वो दिल्ली अटारी को कनेक्ट करता था, लेकिन जो नया NH1 है वो जम्मू एंड कश्मीर मतलब श्रीनगर से, आप यहाँ लेह देखेंगे, इसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है।
इतनी चीज़ें क्लियर हुई तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि NH1 बोल दिया, NH44 बोल दिया, NH27 बोल दिया और फिर NH766EE बोल दिया। ये नंबरिंग हुई तो हुई कैसे? कौन है भाई ये लोग जो नंबरिंग डिसाइड कर रहे हैं? तो जरा उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए नंबरिंग का सिस्टम कुछ ऐसे होता है। अगर आपको नॉर्थ से साउथ के हाईवेज के बारे में बात करें, जो हाईवे आपको नॉर्थ से साउथ में दिख रहे हैं, जैसे कि हमने देखा NH44, तो जो नॉर्थ से साउथ वाले आपको नेशनल हाईवेज दिखते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं। मतलब कोई नेशनल हाईवे अगर आपको इवन नंबर में दिख रहा है तो वो कैसा होगा? नॉर्थ से साउथ वाला हाईवे होगा। साथ ही साथ जो ईस्ट से वेस्ट वाले हाईवेज होते हैं, जैसे कि आपने देखा अभी NH1 के बारे में, आपने देखा NH27 के बारे में, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं। तो ईस्ट से वेस्ट वाले हाईवे नेशनल हाईवे ऑड नंबर्स पे होते हैं, नॉर्थ से साउथ वाले नेशनल हाईवे इवन नंबर्स पे होते हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है या फिर जो मेजर नेशनल हाईवे हैं वो सिंगल डिजिट या फिर डबल डिजिट में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको ट्रिपल डिजिट में कोई नेशनल हाईवे मिलता है या कोई नेशनल हाईवे जिसमें ABCD इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कि सब हाईवे हैं, मतलब मेन हाईवे के साथ ये छोटे छोटे नेशनल हाईवेज जो है वो कनेक्टेड है, मतलब ये सब हाईवेज है। तो मेजर हाईवे आपको डबल डिजिट या सिंगल डिजिट में ही मिलने वाले हैं। क्लियर? इस तरीके से इनकी नंबरिंग कर दी गई। अब ये सब काम कौन कर रहा है? तो ये सारे काम करने बैठा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। इसको NHAI एक्ट के जरिए 1988 में सेटअप किया गया था। इसने ऑपरेशन करना 1995 से शुरू किया था। अब इसके अंतर्गत जो भी हमारी रोड्स बन रहे हैं उन रोड्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है, उन रोड्स को ब्रॉड करने की ज़रूरत होती है समय समय पे। तो उसके लिए यहाँ पे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1998 में बना। यहाँ पे हेडक्वार्टर अगर हम NHAI का बोलते हैं तो न्यू दिल्ली में है। आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि जो NHAI है इसके चेयरमैन का नाम क्या है ना? इसके हेड कौन है? आप बस बता दीजिएगा कि इसके हेड कौन है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, जिसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे। अब NHAI ने क्या किया है? हमारी सड़कें जो है रोड से उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए इसरो के साथ भी MOU साइन किया है और इसरो की भी एप्लीकेशन है, भुवन है, गगन है, ये सब हाईवेज को मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसरो के साथ भी हमने अपना जो है वो पैचअप करके रखा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं NH27 के बारे में, जैसा कि मैंने कहा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से इसको जानते हैं। ये देखिएगा सिलचर से लेके यहाँ पे पोरबंदर तक का ये नेशनल हाईवे आपको दिखता है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल और असम से पास होता हुआ जाता है। 3507 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ आपको देखने को मिलेगी। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे थे? तो झांसी में आपको ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। क्लियर हो गई इतनी चीजें? चलो अगली बात करते हैं। एक और प्रोजेक्ट मुझे याद आ रहा है, सेतु भारतम। इसको भी आप एक्स्ट्रा याद रख लेंगे। सेतु भारतम जो प्रोजेक्ट है ना, वो नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में शुरू किया था। क्या था ये प्रोजेक्ट? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्रेन निकलती है तो रेलवे फाटक बंद हो जाते हैं, रेलवे क्रॉसिंग, और कई जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो गेट के नीचे से जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, कई सारे एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी सारे लोग मरते भी हैं रेलवे क्रॉसिंग पे, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा। तो इस रेलवे क्रॉसिंग के एक्सीडेंट को हमें ख़त्म करना है, हमें रेलवे क्रॉसिंग की फैसिलिटी ही ख़त्म करनी है। हमें जहाँ पे रेलवे लाइन जा रही है उसके ओवरब्रिज या उसके अंडरब्रिज बना दो, जिससे ये रेलवे क्रॉसिंग की समस्या खत्म हो जाए। तो यही वो प्रोजेक्ट है सेतु भारतम। 2016 में इसको शुरू किया गया और 2019 में ये प्रोजेक्ट खत्म किया गया कि हमें पूरे भारत का जो रोड नेटवर्क है उसको रेलवे क्रॉसिंग से फ्री बनाना है। क्लियर हो गई इतनी चीजें? चलो अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर NH2 के बारे में, नेशनल हाईवे 2। अब पहले हम बात करते वो पुराना वाला NH2। तो जो हमारा पुराना वाला NH2 था ना, वो एक बहुत ही मेजर नेशनल हाईवे था जो कि दिल्ली को यहाँ पर वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता से कनेक्ट करता था। तो दिल्ली से वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करने का काम पुराना वाला NH2 करता था। लेकिन जब नई नंबरिंग हो गई तो अब जो प्रेजेंट टाइम पे NH2 है वो असम और मिजोरम को आपस में कनेक्ट करता है। असम के डिब्रूगढ़ को तुईपांग मिजोरम को कनेक्ट करता है। हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? पहली चीज, इसका रीनंबरिंग हुआ है, मतलब इसका पोजीशन चेंज हुआ है, पहली चीज। दूसरी हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग ने अभी असम और मिजोरम का डिस्प्यूट भी देखा होगा, लैंड को लेकर डिस्प्यूट यहाँ पे हुआ था ना। तो इसलिए ये नेशनल हाईवे आपको करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो NH2 अब असम और मिजोरम को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल हाईवे 3 के बारे में।
ठीक है। अब नेशनल हाईवे 3 देखिए, ये लाहौर का रीजन है और ये इस तरीके से लेह तक जाता है और हिमाचल प्रदेश की मनाली तक, बाया हिमाचल प्रदेश मनाली। तो नेशनल हाईवे 3 जो है वो अटारी, जो कि एडजेसेंट है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की, नियर अमृतसर, और कहाँ तक जाता है, लेह लद्दाख तक जाता है बाया मनाली इन हिमाचल प्रदेश। ये NH3 जो है वो NH3 आज नहीं बना है, मतलब NH3 जो है वो 3 हाईवे से मिलके बना है। पहले NH1 और NH70 हुआ करता था, तो NH1 और NH70 को जब रीनंबरिंग की गई थी 2010 में, तो इन दोनों को मर्ज करके NH21 बना दिया गया था और अब NH21 को ही नया नाम दिया है NH3। ठीक है, तो ये NH3 है, आपको याद रखना है। यहाँ अटारी से लेकर आपको लेह लद्दाख तक देखने को NH3 मिलेगा। चलिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवे विच इज NH4। ठीक है, NH4 जो है इसका पुराना नाम NH223 था। NH223 अंडमान को निकोबार से कनेक्ट करता था, 230 किलोमीटर का ये हाईवे था। अब इसी NH223 को रीनंबरिंग करते हुए क्या कर दिया है, NH4 कर दिया है। तो अब NH4 जो है वो अंडमान और निकोबार को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, 230 किलोमीटर का है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है मैडम, NH223 था, उसका नाम NH4 कर दिया, तो NH4 जो पुराना था उसका क्या हुआ, तो उसका ये हुआ। पुराना जो NH4 था वो दिल्ली से इस तरीके से पूरा बैंगलोर को कनेक्ट करता था। अब ये जो है वो NH48 हो गया है। ठीक है, अभी क्या हो गया है, NH48 हो गया है। क्लियर हो गया। तो आपने क्या सीखा कि NH223 को NH4 कर दिया और NH4 को NH48 कर दिया, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो चेंजेस हुए हैं वो आपको जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी जो NH48 है ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर का हिस्सा है। अभी गोल्डन कोऑर्डिनेटर क्या है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे NH66 के बारे में। NH66 बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नेशनल हाईवे है, क्योंकि ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बिल्कुल पैरेलल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट आपको ये देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, मुंबई के पनवेल से लेके कन्याकुमारी आपको तमिलनाडु तक कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, और ये 1622 किलोमीटर का लंबा आपका नेशनल हाईवे है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बना था, इसलिए इसको हमने लिया है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो वेस्टर्न घाट के पैरेलल है, तो NH66 है। तो ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल हाईवे 66 पासिंग थ्रू द कोंकण, कॉमनली रिफर एज द मुंबई गोवा NH66। इसको पहले NH17 कहते थे, अब इसको NH66 के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु से ये पास होता हुआ दिखाई देगा। अगली बात करते हैं NH7। अब देखिएगा, 4 धाम प्रोजेक्ट न्यूज में था कि नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ किस नेशनल हाईवे के किनारे हैं, या कौन सा नेशनल हाईवे इनको कनेक्ट करता है, तो वो है NH7, इसलिए इसको हमने रख लिया। आप सारी चीजें देखेंगे एक एक करके, कोई ना कोई पॉइंट होने के कारण मैंने उन नेशनल हाईवे को शामिल किया है। तो नेशनल हाईवे 7 जो है वो यहाँ पे पंजाब टू माना, मतलब उत्तराखंड को कनेक्ट करता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से ये गुजरता है। जितने भी हमारे पिलग्रिम या फिर धार्मिक या तीर्थ स्थान है, जैसे कि ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, ये सभी के सभी NH7 से ही आपको कनेक्टेड मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोल्डन कोऑर्डिनेटर के बारे में। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या बताया है, मैंने बताया कि यहाँ पे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1998 में हुई थी। इसी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर गोल्डन कोऑर्डिनेटर की शुरुआत हुई। इसी के अंदर आपने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया, इसी के अंदर आपने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी बनाया है। तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर ही गोल्डन कोऑर्डिनेटर की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी 2001 में सपना देखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना है तो एक अच्छी जो आपकी रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और हमारे भारत के चारों जो मेट्रो शहर हैं, जो बड़ी सिटीज़ हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना ज़रूरी है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसलिए 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये इनिशिएटिव था और 2012 में ये तैयार हो गया। तो गोल्डन कोऑर्डिनेटर कब बन के तैयार हुआ, जिसको हम बोलते हैं जनवरी 2014। इसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज भी बोलते हैं। ठीक है, द गोल्डन कोऑर्डिनेटर इज अ नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग मोस्ट ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, जिसकी टोटल लेंथ 5846 किलोमीटर है। आइए अब नेशनल हाईवे के बारे में बात करते। तो पहले बात करते दिल्ली से चेन्नई बाया मुंबई। तो ये है आपका NH48, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था।
दिल्ली से लेके आपका यहाँ पे चेन्नई बाया मुंबई, ये क्या हो गया आपका NH48 हो गया। ठीक है, फिर चेन्नई से उठा लो, कोलकाता जाना है तो चेन्नई से कोलकाता जब जाओगे आप तो NH16 से होते हुए जाओगे। ठीक है, चेन्नई से कोलकाता कैसे जाओगे, NH16 से होते हुए जाओगे। ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस, और गाड़ी कैसे चलती है, छुक छुक करते हुए चलती है, तो छुक छुक से 6 याद रख लेना। तो इस तरीके से NH16 चेन्नई से कोलकाता जाएगा। अब कोलकाता से दिल्ली जाना है तो पहले आप जाओगे कोलकाता से आगरा, और कोलकाता से आगरा आप जाओगे NH19 से, और फिर आगरा से जब दिल्ली जाना होगा तो NH44, वो सबसे लंबा वाला NH44 आपको मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे 4 नेशनल हाईवे हो गए, NH48, NH44, NH16 और NH19, जो इस तरीके से गोल्डन कोऑर्डिनेटर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दिल्ली से कोलकाता, NH44 फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड NH19 फ्रॉम आगरा टू कोलकाता। दिल्ली से मुंबई और बाया, आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है बाया मुंबई, NH48 में बैठ जाओ। कोलकाता से चेन्नई जाना है तो NH16 में बैठ जाओ। तो ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर आपको 12 स्टेट और यूटी से गुजरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, ये भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो 13 स्टेट से गुजरता है और लगभग 5300 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ये बेसिकली भारतमाला प्रोजेक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जितने भी हमारे ये पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारे पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्रीज है, उनके साथ जो भी स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं वहाँ पर आपको ये भारतमाला प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। आप देखिए गुजरात से राजस्थान, और फिर जम्मू, और फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे आप देखिए अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, और इस तरीके से ये पूरा आपका भारतमाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, 31 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, इनफैक्ट भारतमाला के अलावा जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ना, वो भी 2015 में शुरू किया जाता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से, फिर राजस्थान, पंजाब, जम्मू, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, और फिर इंडो म्यांमार बॉर्डर से मणिपुर और मिजोरम में ये एक्सटेंड आपको दिखाई देता है। तो ये पूरा आपका भारतमाला प्रोजेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चार धाम एक्सप्रेसवे या चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में। तो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में होती है, और इसकी घोषणा जो है वो देहरादून से की जाती है। लगभग 12,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट रखा जाता है कि हमें अपने चारों धाम को आपस में कनेक्ट करना है, ऋषि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसको मेंटेन कौन करेगा, NHAI करेगा। इसका नॉर्थ एंड माना था और साउथ एंड इसका ऋषिकेश था, और टोटल इसकी जो लेंथ थी ना चार धाम प्रोजेक्ट की, वो 719 किलोमीटर थी। तो इतनी चीजें भी आपको याद रखनी है। अभी इस पे काम चल ही रहा है कि नहीं, चलिए। तो यहाँ पे अब विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक और चीज़ शुरू की थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी 1998 में बनी थी जैसा कि मैंने कहा, और प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना की शुरुआत 2004 में हुई थी। तो ये भी कुछ प्रोजेक्ट्स है 1 और 3 वाला, तो इनको आपको याद रखना है कब कहाँ पर कौन सी चीज़ शुरू हुई है। अब बात करते हैं एक्सप्रेसवे के बारे में। तो एक्सप्रेसवे रोड्स होती है जो कि 6 लेन, 4 लेन या फिर आपके 14 लेन तक की एक्सप्रेसवे आपको देखने को मिलेंगी। The exit and the entry of the expressway are controlled. India has the lowest density of the expressway in the world. सबसे कम अगर एक्सप्रेसवे डेंसिटी के हिसाब से कहाँ पर है, भारत में ही है। अगर हम एज पर द अप्रैल 2020 के डेटा को यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से बताया जाता है कि 26 एक्सप्रेसवे जो भारत में वो ऑपरेशनल है। इन 30 जो एक्सप्रेसवे हैं वो वेरियस स्टेजेस में कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, और 27 एक्सप्रेसवे जो प्लानिंग में है कि इनको बनाना है। अगर भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते तो कुछ समय पहले ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है जिसका नाम है पूर्वांचल। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो भारत का अभी एट प्रेजेंट सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जो कि 340 किलोमीटर का है। अगर ब्रिथ में बात करते हैं, सबसे चौड़ाई में बात करते हैं, तो सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे जो है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जो कि 14 लेन का है। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मिलेगा 302 किलोमीटर का। लेकिन एक और एक्सप्रेसवे है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। और जब ये तैयार हो जाएगा ना आपका दिल्ली से मुंबई का एक्सप्रेसवे, ये लगभग 1200 किलोमीटर का है, तो ये फिर आपके भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। लेकिन अभी कौन है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है फिलहाल के लिए।
ठीक है, चलिए अब आप लोग ने एक और रोड के बारे में सुना होगा जिसको हम जीटी रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। इसको उत्तरापथ भी कहा जाता है, सड़क ए आजम भी कहा जाता है, बादशाही सड़क भी कहा जाता है, द लॉन्ग वॉक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, द एशिया का ये ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट मेजर रोड हुआ करता था। लगभग 2500 साल पहले ट्रेड के लिए इस रोड को बनाया गया था। ठीक है, ये रोड जो है वो सूर डायनेस्टी के राजा जो शेर शाह सूरी थे, उन्होंने ये जीटी रोड को बनाने का काम किया था, क्योंकि जो हुमायूं को हराकर 1540 में 1540 में शेर शाह सूरी गद्दी में बैठते और सूर डायनेस्टी की शुरुआत करते। तो ऐसा बोला जाता है उनकी जो डायनेस्टी थी वो बलूचिस्तान तक फैली हुई थी, बांग्लादेश से। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी की जरूरत थी, एक रोड की जरूरत थी, तब उन्होंने जीटी रोड का कंस्ट्रक्शन किया। अभी जीटी रोड जो है वो काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है, वहां से चिटगांव बांग्लादेश को कनेक्ट करने का काम करती थी। इसके अलावा अमृतसर के अलावा दिल्ली, मथुरा, बनारस, पटना, कोलकाता, ढाका, ये सभी बड़े बड़े शहर भी इस रोड से गुजरते हैं। ठीक है, ये रोड वहां से गुजरती है। तो काबुल से लेके चिटगांव बांग्लादेश तक आपको ये रोड देखने को मिलती है। तो क्या आज भी इसका हिस्सा यूज किया जा रहा है? तो आंसर है हाँ। अभी हम लोग ने यहाँ पे दिल्ली आगरा देखा, NH44, ये आपको जीटी रोड का ही एक हिस्सा देखने को मिलता है। तो जीटी रोड के बारे में बात कर लेते हैं। इसको उत्तरापथ भी कहा जाता है। शेर शाह सूरी ने बनवाया था। हुमायूं को हराने के बाद 1540 में ये गद्दी में बैठे थे और सूर्य डायनेस्टी की शुरुआत की थी। बोला जाता है कि इनका जो एम्पायर था वो बलूचिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक था, इसलिए इन्होंने इस रोड का कंस्ट्रक्शन करवाया था। इसमें हर कुछ दूरी में पोस्ट ऑफिस थे, धर्मशालाएं थी, रेंटेड हाउस थे, मॉन्यूमेंट्स थे, है ना, कुछ सराय भी यहाँ पर थी जिसमें लोग रुक के रेस्ट कर सकते थे। तो ये खास बात है इस जीटी रोड के बारे में। जीटी नाम इसको बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर ये कुछ आपको मैंने बातें करी हैं। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट और है, प्रोजेक्ट हिराक। क्या नाम है? प्रोजेक्ट हिराक। प्रोजेक्ट हिराक बेसिकली महाराष्ट्र का जो नक्सलाइड एरिया है, जो एरिया जिनमें नक्सली रहते, वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्रोजेक्ट हिराक शुरू किया गया था। इसके अलावा प्रोजेक्ट बिकॉन अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी रोड बनाई जा रही हैं या फिर जम्मू कश्मीर में जितना भी रोड नेटवर्क है वो प्रोजेक्ट बिकॉन का ही रीजन है। तो इस तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट समय समय पे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए हैं। तो ये कुछ बातें रोड वे के बारे में थी। इसके अलावा वाटरवेज होते हैं। वाटरवेज के अलावा आपके एयरपोर्ट्स होते हैं जिनके ज़रिए आप ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, पाइपलाइन प्रोजेक्ट होते हैं, उसके ज़रिए भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। सो आपका क्वेश्चन आपको पता चल चुका है कि NHAI के हेड कौन है, उनका नाम आप हमको कमेंट में बताएंगे। सही आंसर हम आपसे कमेंट में ही लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो।